हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अनअकैडमी इंडिया की भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्रैक यूपीएससी सीएसई जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्टिंग क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होती है। अर्थात आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। पर यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 20 वर्षों से यूपीएससी के लिए मैं क्लास ले रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। हर साल लगभग 8 से 10 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में मैं निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। मैं आपको इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा आपको। यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। रोमन सैनी, मृणाल पटेल, दीपांशु सिंह इत्यादि टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे आपके सिलेक्शन में अधिक सहायता मिल जाएगी। इस पर बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्स, इंडियन इकोनॉमी, अनेक कोर्स इस पर उपलब्ध हैं। जीएस की बात करें हम लोग, 2 तरह के कोर्स हैं, एक प्लस, दूसरा आइकॉनिक। प्लस की जो भी फीस हो, यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसका अर्थ यह है, आप डिस्काउंट चाहते हैं तो निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करना होगा। अगला जो कोर्स है आइकॉनिक। आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है। रीजन क्या है कि आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस क्विज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा मिलती है, जो प्लस में नहीं है। पर यदि फीस ज्यादा है, पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% यहां डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। ये कोर्स 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के लिए, पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एक चीज ध्यान देना इस बात को। अब हम बात करें अब हम बात करेंगे सीधे एक नए टॉपिक पर आते हैं हम लोग। पिछली क्लास में मैंने ये बताया था इन्फ्लेशन, उसके बाद चर्चा किया था मैंने नेशनल इनकम। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पर, फिजिकल पॉलिसी। राजकोषीय नीति। मैं बार बार कहता हूं आपसे, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आपका बेसिक एकदम क्लियर कर दूंगा। मैं अंत में जो इस बार 2021 में पीटी देंगे, मैं अंत में 10 से 15 क्लास लूंगा करंट का। और यकीन करो, जो 10 से 15 क्लास में करंट का लूंगा, वहां से करंट आपके गलत नहीं होंगे। मैं जो बेसिक क्लियर कर रहा हूं, आपका बेसिक सोचने का तरीका आपका डेवलप कर रहा हूं, किस तरह सोचा जाता है। और मैं लगातार पीटी का प्रश्न उठा रहा हूं कि देखो प्रश्न किस तरह बनेंगे और कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो आप, आज हम बात करेंगे राजकोषीय नीति की बात करेंगे।
हम नीति की बात करेंगे। फिजिकल पॉलिसी कहते हैं इसे। राजकोषीय हम नीति की बात करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारा पूरा बजट फिजिकल पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, राजकोषीय नीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस शब्द की मीनिंग को समझो, और जब यूपीएससी यहां से प्रश्न पूछता है तो सामान्य लड़का यहां से गलत कर देता है। मैं ये चाहता हूं वो गलत ना होने पाए, और आप मुझे फॉलो करो। ये क्यों? मैं आपका प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, बस एक बार आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ध्यान सुनो इस बात को। इसको समझने से पहले एक मैं शब्द लेता हूं, गुल्लक। एक गुल्लक शब्द होता है। बचपन में देखो आप, मान लेता हूं गुल्लक होता है या गोलक, कुछ भी कर। बचपन में आप सबके पास गुल्लक होगा, लेकिन आपने देखा होगा बच्चों का छोटा सा बैंक होता था। उस गुल्लक में क्या होता था? पैसे जमा होते थे, और उस गुल्लक से पैसे खर्च होते थे। देखो आप ध्यान से, मैंने क्या कहा? ये जो गुल्लक है उसमें पैसा जमा होता था और उसमें पैसा खर्च होता था। हमारा जमा करने का तरीका क्या था? बचपन में सबके पास एक गुल्लक हुआ करता था। वहां पैसे जमा कैसे होते थे? मेहमान कोई आया और गिफ्ट दे दिया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो मुझे गिफ्ट मिलता था उस सीधे गुल्लक में जमा हो जाता था। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो गुल्लक है सीधे वो गुल्लक में जमा होता था जो मुझे गिफ्ट मिलता था। अब सोचो आप, गार्जियन ने सब्जी के लिए भेजा, 50 रुपए दिए, 48 रुपए की सब्जी आई, 2 रुपया बच गया। हम 2 रुपये गुल्लक में जमा कर देते थे। हरी बात है। खर्च क्या होता था? बचपन में क्रिकेट का बैट, बॉल खरीदनी है, फुटबॉल खरीदनी है, इसके लिए गार्जियन पैसे नहीं देते थे। तो गुल्लक में जो हम पैसा जमा करते थे, खेलने के लिए जो भी सामान चाहिए हम गुल्लक से निकाल लेते थे। यही हमारा दिनचर्या था। और गुल्लक बचपन में हम सबका एक बैंक था, पिगी बैंक। अब सोचो जरा, उसमें पैसा जमा होता था और खर्च होता था। अब यदि आपसे कोई पूछे कि गुल्लक नीति क्या है, आपसे कोई पूछे कि गुल्लक नीति, यदि गुल्लक नीति की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? जमा और खर्च से संबंधित नीति। जमा और खर्च से ये जो संबंधित नीति है हम इसे कहते थे गुल्लक नीति। देखो आप, जमा और खर्च से संबंधित नीति को हम गुल्लक नीति कहते थे। ये एक समान परिभाषा है। आप प्रश्न ये उठा कि राजकोष नीति, राजकोष सरकार का खजाना होता है, यह सरकार का गुल्लक होता है राजकोष। अब यदि ये कहें कि जब हम राजकोष की बात करेंगे तो सोचो आप, ये राजकोष, राजकोष होता क्या है? सरकार का खजाना होता है। गुल्लक में राजकोष की बात करें हम लोग, राजकोष में या तो पैसा जमा होगा या तो पैसा खर्च होगा। डिपॉजिट
और एक्सपेंडिचर की बात करें। अब सोचो, सरकार का भी गुल्लक होता है जिसे इकोनॉमिकल लैंग्वेज में कहा जाता है राजकोष। अब इस राजकोष में या तो पैसा जमा होगा या तो पैसा खर्च होगा, दो ही चीज होगी। या तो पैसा जमा होगा गुल्लक में या तो पैसा खर्च होगा। अब सोचो आप, यह सरकार का गुल्लक है, जमा कहां से होगा? हमारे जमा करने का तरीका क्या है और खर्च का तरीका क्या है? अब सोचो जरा, जमा करने का तरीका सरकार के पास दो है। एक तो सरकार टैक्स लगाती है, करारोपण। इसे कहते हैं टैक्सेशन। हम टैक्सेशन कहते हैं इसे, सरकार टैक्स लगाती है। दूसरी बात, सरकार उधारियां लेती है। सरकार टैक्स लगाती है जमा करने का। सरकार के पास जमा करने का तरीका क्या है? टैक्सेशन। या तो सरकार टैक्स लगाएगी या तो सरकार उधार लेगी। मैंने क्या कहा? एक टैक्सेशन की बात की हमने और दूसरी बात बारोइंग की बात कर दी। बारोइंग। अब सोचो आप, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। अब जब बात करेंगे, आपसे सिंपल क्वेश्चन, आपसे यह पूछा जाए, राजकोष में तीन बातें होती हैं, करारोपण, उधारिया और खर्च से संबंधित नीति। अब यदि यहां से हम बात करें, राजकोषीय नीति की बात करें हम लोग, तो राजकोषीय नीति में तीन चीजें आएंगी। ऐसी नीति जो टैक्सेशन, उधारियां और खर्च से संबंधित हो, वह राजकोषीय नीति का हिस्सा है। हम इसे इस तरह देखते हैं, इस तरह हम देखें कि यदि हम राजकोषीय नीति की बात करें, फिजिकल पॉलिसी की बात करें, मान लिया जाए हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं, तो राजकोषीय नीति में तीन चीजें आएंगी। एक करारोपण आएगा, उधारियां, और तीसरा खर्च या हम व्यय की बात करें। ये तीन बातें आएंगी राजकोषीय नीति में। आपसे एक लाइन में पूछा जाए, फिजिकल पॉलिसी किसका पार्ट है, फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या शामिल होता है, तो ध्यान देना इस बात को। फिजिकल पॉलिसी में सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्सेशन की, करारोपण की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बारोइंग, उधारियों की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे खर्च, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे हम लोग। ये आपका है एक्सपेंडिचर, ये खर्च है। टैक्सेशन, बारोइंग और एक्सपेंडिचर, ये तीन बातें आएंगी। अब गवर्नमेंट किसी भी तरह का टैक्स लगाती है तो राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। सरकार 1 रुपया भी टैक्स लगाती है, किसी भी रूप में हो, चाहे शुल्क हो चाहे टैक्स हो, तो क्या होगा? वो राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को। उधारियों की बात करें विदेशी उधारियां, घरेलू उधारियां, यह भी राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। फॉरेन बारोइंग और डोमेस्टिक बारोइंग। अब सो विदेशी उधारियों में चाहे हम विश्व बैंक से उधार लें, विश्व बैंक, IMF,
IMF से ली गई उधारियां विदेशी वित्तीय संस्था से प्राप्त उधार हमेशा ध्यान दें इस बात को। और तीसरी चीज, विदेशों से प्राप्त उधार ये जो डोमेस्टिक है बैंक वित्तीय संस्था आम जनता से प्राप्त उधारियां ध्यान से सुनो इस बात को। ये जो फिजिकल पॉलिसी है, मैंने कहा टैक्सेशन, बारोइंग और एक्सपेंडिचर। टैक्सेशन की बात हुई थी, करारोपण की बात करें, उधारियां, चाहे फॉरेन बारोइंग हो चाहे डोमेस्टिक बारोइंग हो, चाहे विदेशी उधारियां हो, सरकार एक पैसा भी किसी से उधार लेती है तो राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। हमेशा ध्यान दो। अब उधारियां चाहे विदेशों से लें चाहे अपने देश से लें, वह राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। अब सोचो, आप मान लीजिए विश्व बैंक, IMF से ली गई उधारियां, हम जो विश्व बैंक से और IMF से उधार लेते हैं वो भी मेरी राजकोषीय नीति का हिस्सा है। हम जापान से उधार लेते हैं वो राजकोषीय नीति का हिस्सा है। अमेरिका से उधार लेते हैं वो राजकोषीय नीति का हिस्सा है। अब सोचो, आप विदेशी वित्तीय जो संस्था है, यदि विदेशी वित्तीय संस्था से उधार लेते हैं तो राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। जो डोमेस्टिक बोरोइंग है, जैसे बैंक, वित्तीय संस्था, आम जनता से प्राप्त उधारियां, फॉर एग्जाम्पल सरकार SBI से इलाहाबाद बैंक और PNB से उधार लेती है, वह LIC से उधार लेती है, GIC से उधार लेती है, या सरकार आम जनता से उधार लेती है। तो आम जनता से उधार लेती है तो स्वाभाविक है वह घरेलू उधारियां, यह भी राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। अब मान लिया जाए हम खर्च की बात करें, वेतन, पेंशन, रक्षा, सब्सिडी, आधारभूत संरचना का विकास, जन कल्याणकारी योजना, योजना पर खर्च, पूरी बात ध्यान दे इस बात को। ये जो फिजिकल पॉलिसी में एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट वेतन देती है और पेंशन देती है। गवर्नमेंट रक्षा पर खर्च करती है या सब्सिडी पे खर्च करती है। अब देखो, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च करती है या फिर वह वेलफेयर प्रोग्राम पर खर्च करती है। उनका जो भी प्रोग्राम है, चाहे वेतन हो चाहे पेंशन हो, रक्षा और सब्सिडी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट खर्च करती है, वेलफेयर प्रोग्राम पर खर्च करती है। ये जो खर्च हो रहा है ये राजकोषीय नीति का हिस्सा है।
आप आईएएस बनोगे, गवर्नमेंट आपको वेतन देगी, वो भी राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। वृद्धावस्था पेंशन योजना देती है, छात्रवृत्ति योजना देती है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट। वीकर सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट अनेक योजनाएं चलाती है, वो राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। गवर्नमेंट मिलिट्री पर बहुत पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट एजुकेशन हेल्थ पर पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा पर पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट मान लिया जाए मिसाइल खरीदती है, परमाणु बम का निर्माण करती है, फाइटर प्लेन खरीदती है गवर्नमेंट, वो सब के सब राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। गवर्नमेंट एयरपोर्ट, बंदरगाह, सड़कों का निर्माण करती है, सैनिकों के रहने के लिए मकान का निर्माण करती है, वह भी राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। गवर्नमेंट अनेक वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट, कल्याणकारी योजना चलाती है, जैसे फ्री भोजन देना, फ्री एजुकेशन की बात करें हम लोग, वृद्धावस्था पेंशन योजना, गवर्नमेंट की अनेक योजनाएं। जो गवर्नमेंट यूरिया पर सब्सिडी देती है, सब्सिडी जो गवर्नमेंट यूरिया पर सब्सिडी देती है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, वह राजकोषीय नीति का हिस्सा है। चुनाव पर जो पैसा खर्च होता है, चुनाव के संचालन में गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। यह जो गवर्नमेंट खर्च करती है वह राजकोषीय नीति का हिस्सा है। जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम चल रहे हैं ना, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो सब के सब राजकोषीय नीति का हिस्सा है। एक चीज देखो आप, अब यदि आपसे यह पूछा जाए फिजिकल पॉलिसी में क्या शामिल होगा, तो तीन बातें आएंगी: टैक्सेशन, बारोइंग और एक्सपेंडिचर। करारोपण, उधारियां और खर्च या व्यय से संबंधित नीति ही राजकोषीय नीति कहलाती है। गवर्नमेंट किसी भी तरह से टैक्स लगाती है, चाहे 1 रुपया लगाए चाहे 10 रुपया लगाए, टैक्स किसी भी रूप में हो, टैक्स किसी भी रूप में हो, वह राजकोषीय नीति का हिस्सा है। उधारियां किसी भी रूप में हो, चाहे विदेशी सुधार लें चाहे अपने बैंक सुधार लें, वह राजकोषीय नीति का हिस्सा है। एक्सपेंडिचर, खर्च की बात करें, खर्च जिस भी रूप में हो, वह राजकोषीय नीति का हिस्सा है। मैंने क्या कहा? गवर्नमेंट वेतन किसी भी रूप में दे, सैनिक, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ की बात करें, कहीं आपदा आ गई और आपदा से बचने के लिए गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। सोचो आप, ये जो हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, यह भी राजकोषीय नीति का हिस्सा है। यह फिजिकल पॉलिसी की मीनिंग है। ध्यान देना इस बात को। आपसे यूपीएससी क्या पूछेगा? हमेशा देखो, यूपीएससी किस तरह प्रश्न बनाएगा। राजकोषीय नीति में शामिल है। फर्स्ट, अब ध्यान दो, ये पीटी का क्वेश्चन है। राजकोषीय नीति में शामिल है, क्या क्या शामिल है? फर्स्ट, सब्सिडी, हम सेकंड की बात करें, रक्षा पर किया गया खर्च, हम नंबर थर्ड की बात करें, क्या शामिल होगा? सरकार द्वारा वसूला गया हम कर की बात करें। देखो आप,
उछाला गया कर। हम थर्ड फोर्थ की बात करें, एक बात हमेशा ध्यान दो, क्या शामिल होगा और क्या शामिल नहीं होगा। जापान से लिया गया उधार, अगली चीज देखो आप, आईएमएफ से प्राप्त उधार। अब इसमें राजकोषीय नीति में क्या शामिल होगा? मैंने क्या कहा, टैक्सेशन, उधारियां और खर्च, वो सब राजकोषीय नीति का हिस्सा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, मतलब खर्च किसी भी रूप में हो, अब सब्सिडी भी खर्च है, तो राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। रक्षा पर किया गया खर्च, ये राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। सरकार ने टैक्स लगाया है, वसूल लिया, राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। जापान से लिया गया उधार और आईएमएफ से लिया गया उधार, ये दोनों राजकोषीय नीति का हिस्सा है। मतलब यूपीएससी जो प्रश्न पूछता है बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछता है, पर दुर्भाग्य क्या है, हम उसे गलत कर देते हैं। हम गलत क्यों हो जाता है मुझसे? क्योंकि इस शब्द की मीनिंग क्लियर नहीं है। वर्ड्स की मीनिंग यदि क्लियर हो जाए तो प्रश्न हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे मैं दूसरा प्रश्न उठाता हूं आपको, हो सकता आपसे पूछा ये जाए, निम्न में से सत्य है। फर्स्ट, ये यूपीएससी का प्रश्न पूछेगा इस तरह, आईएएस में प्रश्न इसी तरह ट्विस्ट करता है। हमारा फर्स्ट देखो आप, हमेशा करारोपण राजकोषीय नीति का हिस्सा है। हमेशा ये जो टैक्सेशन है ये राजकोषीय नीति का हिस्सा है। हम सेकेंड की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, जीडीपी की गणना मार्केट प्राइस के आधार पर होती है। प्राइस के होती है। हम नंबर थर्ड की बात करें, ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, जन कल्याण पर किया गया खर्च से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलता है। न्याय को प्रोत्साहन मिलता है। हम नंबर फोर्थ की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, जैसे आधारभूत संरचना के विकास से पर किया गया खर्च मौद्रिक नीति का हिस्सा है।
अब सोचो जरा, इन प्रश्नों को देखो आप, ये यूपीएससी में इस तरह प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। निम्न में से सत्य है, क्या सत्य है टैक्सेशन फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा है, राजकोषीय नीति का हिस्सा है? ये बात बिल्कुल सही है। जीडीपी की गणना मार्केट प्राइस के आधार पर होती है, ये हम लोग बात पढ़ चुके हैं। पहले जीडीपी फैक्टर कास्ट के आधार पर गणना होती थी, अब मार्केट प्राइस के आधार पर गणना होती है। हम पिछले क्लास में बातें देख चुके थे, बिल्कुल ये सत्य है। तीसरी चीज, जन कल्याण पर किया गया खर्च से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलता है, सोशल जस्टिस को प्रोत्साहन मिलता है। मैं ये बात प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं कि यूपीएससी में क्या होता है, आप राजकोषीय नीति पढ़ते हो, पर करेगा क्या यूपीएससी, उसको अन्य किसी न किसी चीज से जोड़ देगा वो। अब सोचो आप, बिल्कुल ये भी सही है, वेलफेयर प्रोग्राम पर गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है तो उसे सोशल जस्टिस को प्रोत्साहन मिलता है। अगला देखो, आधारभूत संरचना के विकास पर किया गया खर्च मौद्रिक नीति का हिस्सा है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में पैसे जो सरकार खर्च करती है वह राजकोषीय नीति का हिस्सा है, न कि मौद्रिक नीति का। तो ये विकल्प क्या होगा हमारा, गलत हो गया। अब देखो आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो इतना माइन्यूट कहता है, मतलब कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करता है वो, हम गलत कर देते हैं। जैसे एक छोटा सा अगला सा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपसे, मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्नों को देखो, प्रश्न किस तरह पूछे जा रहे हैं। यदि ये तरीका मेरा समझ में आ गया तो यकीन करो यूपीएससी के प्रश्न सॉल्व करना हम सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पर दुर्भाग्य हम ऐसा करते ही नहीं, हमेशा ध्यान देना इस बात को। जैसे कि अगला देखो, एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कैसे कि सत्य है फर्स्ट करारोपण ही राजकोषीय नीति का हिस्सा है। हम सेकेंड की बात करें, हमेशा केवल घरेलू उधारियां राजकोषीय नीति का हिस्सा है। हमेशा ध्यान दो, करारोपण ही राजकोषीय नीति का हिस्सा है। सेकेंड, केवल घरेलू उधारियां, डोमेस्टिक जो बारोइंग है, राजकोषीय नीति का हिस्सा है। हम तीसरी चीज रक्षा में शामिल सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन ही केवल राजकोषीय नीति का हिस्सा है। अगली चीज देखो आप, नंबर 4 की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, आंतरिक सुरक्षा
सुरक्षा के लिए खरीदा गया हथियार राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। अब सोचो यूपीएससी में प्रश्न को कैसे ट्विस्ट किया जाता है। अब मैं बता रहा हूं, सत्य है, करारोपण ही शब्द है राजकोषीय नीति का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि करारोपण ही राजकोषीय नीति का हिस्सा है। ही शब्द ने क्या कर दिया, आंसर को चेंज कर दिया। केवल टैक्सेशन फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। सरकार जितनी उधारियां लेती हैं वो सभी उधारियां भी राजकोषीय नीति का हिस्सा है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो। इसका मतलब है ये ही सब करारोपण ही राजकोषीय नीति का हिस्सा है। इसका मतलब अन्य चीजें राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। ये लाइन ये इंगित करता है। जबकि टैक्सेशन, खर्च, उधारियां ये सभी राजकोषीय नीति का हिस्सा होती है। तो स्वाभाविक ये विकल्प हमारा गलत हो गया। ही शब्द को क्या कर दिया, आंसर चेंज कर दिया। करारोपण ही, इसका मतलब क्या चीज है, इसका मतलब ओनली टैक्सेशन इज द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। हमेशा ध्यान इस बात को, ओनली टैक्सेशन इज द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ये एकदम सेंटेंस गलत है। ये केवल टैक्सेशन ही फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, बोरिंग भी, उधारियां भी हमारे फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरा देखो, केवल घरेलू उधारियां केवल शब्द है, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं सभी उधारियां, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वह विदेशी हो, चाहे आईएमएफ से ले चाहे वर्ल्ड बैंक से ले, हम उधार किसी भी रूप में लेते हैं वो सब के सब हमारे राजकोषीय नीति का हिस्सा है। यहां क्या लिखा है, केवल घरेलू उधारियां राजकोषीय नीति का हिस्सा है। ये जो केवल शब्द आंसर को गलत कर दिया इसने। मान लिया जाए घरेलू उधारियां भी राजकोषीय नीति का हिस्सा है, घरेलू उधारियां भी राजकोषीय नीति का हिस्सा है, तो विकल्प सही हो जाता। पर मैंने लिखा केवल, ओनली डोमेस्टिक बोरिंग इज द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। केवल शब्द है, इसका विकल्प गलत हो गया। केवल घरेलू उधारियां राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। मैं ये सारे प्रश्न क्यों डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि आप फिजिकल पॉलिसी तो पढ़ लोगे पर गलत क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। यही बताना चाहता हूं कि गलतियां कहां होती हैं। तीसरी चीज, रक्षा में शामिल सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन ही केवल अब देखो फिर केवल शब्द है, क्यों वेतन ही नहीं, उनको पेंशन, हथियार जो खरीदते हैं वो सब के सब राजकोषीय नीति का हिस्सा है। ये भी गलत हो गया हमारा, क्योंकि केवल शब्द जुड़ा है। हमेशा हम जो वेतन देते हैं, सैलरी देते हैं सैनिकों को, जो भी हमारे मिलिट्री है उनको जो सैलरी देते हैं, क्यों वह राजकोषीय नीति का हिस्सा है। ये वाक्य तो गलत हो गया। हम लोग कर चुके हैं डिफेंस में, रक्षा में, चाहे वेतन हो चाहे पेंशन हो चाहे हथियार हो, चाहे सैनिकों के लिए हम मकान का निर्माण क्यों न करें, वह सब के सब हमारे राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। अगला देखो, आंतरिक सुरक्षा के लिए खरीदा गया हथियार राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। यह विकल्प गलत है। खर्च किसी भी रूप में हो, चाहे वह हम क्या करें, चाहे वह हथियार की खरीद हो, चाहे वह स्मार्ट बॉर्डर की बात करें, और चाहे हम सैनिकों को वेतन दें, खर्च किसी भी रूप में होगा वह सब के सब राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। तो हमारा विकल्प गलत हो गया। तो चारों के चारों विकल्प गलत हो गए। ये यूपीएससी में प्रश्न पूछेगा। ही शब्द और केवल शब्द आपके आंसर को चेंज कर देता है। ये हमेशा यही अंतर है यूपीएससी में और पीसीएस में। ये बेसिक डिफरेंट है। यूपीएससी
और पीसीएस की हम बात करें, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, और इन्हीं बातों पर ध्यान देना है। क्लियर? थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। और मैं बार बार कहता हूं, मैं आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोलॉजी पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, पीटी के लिए, पॉलिटी। ये 4 पेपर से यदि 50 क्वेश्चन पूछता है तो यकीन करो, और 35 से 40 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। मिनिमम 35 और मैक्सिमम 40। 50 में 35 भी सही हुआ, अन्य जो 50 क्वेश्चन है, क्या उसमें 20 भी नहीं कर पाओगे आप? आपने 20 भी सही कर लिया तो 55 क्वेश्चन हो गया। आपका पीटी कहां रुकेगा? हमारा पीटी इसलिए रुकता है क्योंकि प्रश्न क्या पूछेगा ये पता ही नहीं है। और सामान्य स्टूडेंट गलतियां क्या करता है, हमेशा एक सामान्य स्टूडेंट क्या गलती करता है, सामान्य स्टूडेंट गलती क्या करता है कि शब्द की मीनिंग तो रट लिया, पर प्रश्न कैसे पूछेगा वो गलत करके चला आता है। मैं बार बार पढ़ाने के बाद, मेरे अब तक जितने भी क्लास लेक्चर हो चुका है इकोनॉमिक्स का, अब देखना मैं बार बार यही बताऊं कि गलतियां कहां हो रही हैं आपसे, उन गलतियों को दूर करना है आपको। मैं आपको इकोनॉमिक्स सिखा दूंगा। अभी मैं पीटी की बात कर रहा हूं, मैं मेंस की इकोनॉमिक्स वो अलग डायमेंशन में चलेगा आपका। यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये हमेशा ध्यान देना इस बात को। क्लियर? अगला देखो आप, ये तो राजकोषीय नीति की बात की गई। अब राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होता है, पर्पज क्या है फिस्कल पॉलिसी का, पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है राजकोषीय नीति का उद्देश्य? नीति का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? देखो आप, इनका पर्पज क्या है? पहली बात, संसाधनों का न्यायोचित वितरण। न्यायोचित वितरण, रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। दूसरी बात, रोजगार का सृजन। द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें हम लोग। तीसरी चीज कहा जाए, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्थिरता। समृद्धि एवं अगला, आय की समानता। देखो, ये 4 चीजें होती हैं। द पर्पज ऑफ फिस्कल पॉलिसी, आखिर जब राजकोषीय नीति की हम बात करते हैं तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होता है, उसका पर्पज क्या है? जब पर्पज की बात करते हैं तो पहली चीज, संसाधनों का न्यायोचित वितरण, रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। नंबर 2, रोजगार का सृजन, द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नंबर 3, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक ग्रोथ एवं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगला, आय की समानता, इक्विलिटी ऑफ इनकम। हमेशा ध्यान दो,
कि इनकम इक्विलिटी की बात करें, ये 4 इसका पर्पज होता है। जैसे अभी बजट पास हुआ है, सोचो आप, जो हमारा बजट पास हुआ है, उस बजट को उद्देश्य क्या है? अब बजट में होता क्या है? बजट में ये बातें बताई जाती हैं कि टैक्स रेट क्या है, इनकम टैक्स क्या है, स्लैब क्या है, पूरा टैक्स हम कितना उधार लेंगे, और गवर्नमेंट कौन कौन सी नई योजनाएं लॉन्च कर रही है। हम केवल इसी का तो अध्ययन करते हैं। जितनी भी नई योजनाएं लॉन्च हो रही है ना, हम उन योजनाओं की बात करते हैं। ये बात हमेशा जान दो, जितनी भी नई योजनाएं लॉन्च होती है उसकी बात करती है, तो गवर्नमेंट योजनाओं पर खर्च करती है, खर्च, एक्सपेंडिचर, हमेशा जान दो। तो बजट में टैक्सेशन होता है, उधारियां होती हैं और खर्च होता है। इसका अर्थ यह है पूरा का पूरा जो बजट है वो राजकोषीय नीति का हिस्सा है। हमारा जो बजट है वह भी राजकोषीय नीति का हिस्सा है। सोचो आप, एक प्रश्न ये उठा, देखो पहली चीज, ये 4 बातें होती हैं, हमारी फिजिकल पॉलिसी का ये पर्पज है और इसी का अध्ययन करेंगे हम लोग। लेकिन अब प्रश्न ये उठा, हम फिजिकल पॉलिसी में जब बातें करते हैं तो एक प्योर फिजिकल पॉलिसी होता है, एक कंपेंसेटरी फिजिकल पॉलिसी होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब हम फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं, राजकोषीय नीति की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, तो 2 चीज होती है, एक प्योर फिजिकल पॉलिसी, शुद्ध, राजकोषीय नीति। प्योर फिजिकल पॉलिसी की बात करें हम लोग, एक होता है प्योर फिजिकल पॉलिसी, शुद्ध राजकोषीय नीति, और दूसरा शब्द है क्षतिपूरक राजकोषीय नीति, कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी की बात करें। क्षतिपूरक राजकोषीय नीति, इसे कहते हैं कंपनसेटरी। फिजिकल पॉलिसी, इतनी चीजें होती हैं। फिजिकल पॉलिसी में एक शुद्ध राजकोषीय नीति, प्योर फिजिकल पॉलिसी, और दूसरा क्षतिपूरक राजकोषीय नीति, कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी होती है। प्योर फिजिकल पॉलिसी होती क्या है? हम शुद्ध राजकोषीय नीति कहते किसे हैं? ऐसी राजकोषीय नीति जब मुद्रा ब्याज दर पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसी राजकोषीय नीति जहां मुद्रा एवं
ना पड़े। हम इसे कहते हैं फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। हमेशा ध्यान दो, ऐसी राजकोषीय नीति जहां मुद्रा में ब्याज दर पर कोई प्रभाव न पड़े, हम उसे कहते हैं राजकोषीय नीति कहते हैं उसे। क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति ब्याज दर मौद्रिक नीति का हिस्सा है, न कि राजकोषीय नीति का हिस्सा। याद रखना, हम जब फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे तो फिजिकल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जहां मुद्रा में ब्याज दर पर कोई प्रभाव न पड़े, हम उसे कहते हैं प्योर फिजिकल पॉलिसी। लेकिन दूसरा शब्द है कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी, मतलब क्षतिपूरक राजकोषीय नीति। अर्थात जब अर्थव्यवस्था में कोई क्षति होती है, पूर्ति करने के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लेना। सिंपल चीजें क्या होता है, अर्थव्यवस्था में होने वाली अर्थव्यवस्था में होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लेना। हमेशा हम इसे कहते हैं कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी। तो दो तरह की फिजिकल पॉलिसी होती है, एक प्योर फिजिकल पॉलिसी और दूसरा है क्षतिपूरक राजकोषीय नीति। प्योर फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, मुद्रा और ब्याज दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कारण यह है कि मुद्रा और ब्याज दर है वो मौद्रिक नीति का हिस्सा है, मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, न कि राजकोषीय नीति का। और क्षतिपूरक राजकोषीय नीति की जब बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था में जब क्षति की पूर्ति होती है तो राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे रिसेशन हो चाहे इन्फ्लेशन हो, हमेशा ध्यान दो इस बात को। रिसेशन की बात करें, हम रिसेशन की बात करें या फिर इन्फ्लेशन की बात करें, कैसे इकोनॉमी को जब क्षति होती है उसकी पूर्ति के लिए हम राजकोषीय नीति का सहारा लेते हैं। जैसे हम ये बातें करें कि मान लिया जाए इकोनॉमी में मंदी आ गई, मंदी कहते हैं रिसेशन को, रिसेशन। अब मंदी का अर्थ होता है मांग का कम हो जाना। हो जाना, हम उसे कहते हैं मंदी, रिसेशन कहते हैं। तो रिसेशन का समान अर्थ होता है मांग का कम हो जाना, हम उसे कहते हैं रिसेशन। आप डिमांड को पुश करना है, जब मांग कम हो जाना है, इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचती है। को क्षति पहुंचती है। सोचो आप, इससे अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचती है। अब करना क्या है, इस मांग को दूर करना है। अब क्या होगा, ये जो क्षति पहुंची इसकी पूर्ति के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाएगा, जिसे कहते हैं क्षतिपूरक राजकोषीय नीति। होता क्या है, मान ली मंदी को दूर करना है, अब होगा क्या, मंदी को समाप्त करने के लिए मांग में वृद्धि आवश्यक है। वृद्धि आवश्यक है। अब सोचो इसके लिए क्या होगा, हमेशा मांग में वृद्धि, तो सरकार क्या करेगी, सरकार द्वारा
कर की दर में कमी कर दी जाती है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, जैसे कर की दर में कमी, इससे क्या होगा, लोगों की बचत में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, लोग बाजार में जाकर खरीदारी करेंगे। परिणामतः क्या हो जाएगा, मांग में वृद्धि हो जाएगी। एक बात याद रखना है, कैसे हम राजकोषीय नीति का सहारा लेकर के हम इकोनॉमी में डिमांड को पुश कर रहे हैं। देखो आप, रिसेशन में क्या मांग का कम हो जाना, इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचती है। आप सोचो, हम करते क्या है, मंदी को समाप्त करने के लिए मांग में वृद्धि आवश्यक है। और जब डिमांड तभी बढ़ेगी जब लोग खरीदारी करेंगे। खरीदारी तब करेंगे जब लोगों के पास पैसे होगा। पैसे तब होगा जब बचत ज्यादा होगी। अब बचत तभी ज्यादा होगी जब टैक्स रेट कम कर दिया जाए। हमेशा ध्यान दें इस बात को। अब इसको हम ग्राफ से इस तरह देखते हैं। देखो, मान लिया जाए ग्राफ है, कर की दर में हम कमी की बात करें। जब कर की दर में कमी आती है तो होता क्या है, टैक्स रेट में यदि कमी कर दी जाए तो स्वाभाविक है बचत में वृद्धि हो जाएगी। जब बचत में वृद्धि होगी तो मांग में क्या होगी, मांग में वृद्धि। जब मांग में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है मंदी दूर। कैसे हमारा साइकिल चल रहा है, एक चीज सोचो जरा। ये है जो टैक्स है वो राजकोषीय नीति का हिस्सा है। तो सरकार करती क्या है कि इकोनॉमी को पुश करने के, मंदी को दूर करने के लिए कभी कभी डिमांड को पुश करती है। और डिमांड को पुश करने के लिए क्या किया जाता है, टैक्स रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। जब हमारा टैक्स रेट जो कम हुआ, अचानक डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान दें इस बात को। उसका क्या फायदा होगा, ये है चीजें। तो दो तरह की, एक प्योर फिजिकल पॉलिसी और दूसरा है क्षतिपूरक राजकोषीय नीति। इतनी बातें करेंगे हम लोग, शेष बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। मैं कहता हूं, मैं लगातार आपको यह बता रहा हूं, शब्द की मीनिंग बताने के बाद क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे कहां गलतियां होगी और कैसे सही करोगे आप। मैं लगातार बता रहा हूं आपको। यदि वीडियो अच्छी लगे तब लाइक करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो आप। यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।